पुस्तक चर्चा के बजाय खबर चर्चा करेंगे। कुछ खबरें हैं जिनसे कुछ सवाल हैं उठ रहे हैं, जिनको जानना ज़रूरी है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। ठीक है तो फिर शेयर बाज़ार में गिरावट क्यों है? ऐतिहासिक गिरावट है क्या? ये गिरावट मंदी की आहट है? फिर क्या महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को 1% का लाभ होगा? लाभ होगा तो कैसे होगा, और ये बात किसने कही है? तो इन्हीं सब खबरों पे जो है चर्चा करेंगे। एक ये भी है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसे संकेत दिए हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों की खरीद क्रय शक्ति बढ़ी है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? और इस संदर्भ में भी एक रिपोर्ट आई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात हैं कैसे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं वेंचर कैपिटल फर्म ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। मीडिया में छपी है कई जगह, इस पे BBC वगैरह ने रिपोर्ट की है। ये है प्रतिबिंब मीडिया में भी ये छपा हुआ है, साभार BBC से लेके। तो ब्लूमबर्ग कैपिटल, आप इस रिपोर्ट को नकार सकते हैं, कह सकते हैं कि विदेशी रिसर्च करने वाले हैं ये लोग, तो ये भारत की नकारात्मक छवि पेश करने के लिए इस तरह की स्थिति रिपोर्ट बनाते रहते हैं। ऐसा वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप एकदम से नकार के उन हकीकत को भी नहीं मिटा सकते जो कि साफ साफ दिख रही हैं। तो रिपोर्ट क्या कहती है? वेंचर्स कैपिटल रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत की जनसंख्या करीब 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़, और इसमें से 1 अरब के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से 1 अरब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों ऐसा है? रिपोर्ट कहती है कि देश में उपभोक्ता वर्ग, जो कि खास तौर पर व्यवसायिक मालिकों या स्टार्टअप का एक संभावित बाजार है, इसका आकार मैक्सिको की आबादी के बराबर या 13 से 14 करोड़ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इमर्जिंग या आकांक्षी कहा जा सकता है, लेकिन वह खर्च करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी खर्च करने की शुरुआत की है। ऐसे 30 करोड़ लोग हैं। रिपोर्ट के अनुसार एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता वर्ग का प्रसार उतना नहीं हो रहा जितना उसकी खरीद की क्षमता बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि भारत की संपन्न आबादी की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बल्कि जो पहले से ही संपन्न हैं अमीर हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, विकास कर रही है, लेकिन उसका फायदा अधिकतर लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को हो रहा है। कुछ वह लोग हैं जो पहले से ही अमीर हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं। यानी कि कुछ अमीरों की संपत्ति बढ़ती जा रही है तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। तो रिपोर्ट का कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था जो भी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था का जो भी विकास हो रहा है, जो भी विकास दिखता है वो है, लेकिन उसका फायदा सभी को नहीं हो रहा, कुछ लोगों को हो रहा है। यानी कि जो गैप है अमीरी और गरीबी का, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया और अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया, और अमीर की संख्या कम है, गरीब की संख्या ज़्यादा है। मतलब जिनके पास पैसे कम है उनकी संख्या ज़्यादा है। 1 अरब लोग, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से 1 अरब लोग जो है इस विकास का उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, उनके वेतन नहीं बढ़ रहे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनका धंधा नहीं चल रहा, उनकी मजदूरी नहीं चल रही है। तो इस तरह से उनकी क्रय शक्ति जो है कम हो गई है। तो
ये रिपोर्ट में उदाहरण भी दिया गया है कि बहुत महंगे घरों और प्रीमियम स्मार्ट फोन की बिक्री में बढ़ोतरी तो हो रही है, जबकि इनके सस्ते मॉडल संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जो महंगे घर हैं करोड़ों वाले, वो तो बिक रहे हैं, लेकिन जो लाख में है वो नहीं बिक रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति 10-15 लाख 20 लाख घर खरीदने वालों की जो क्रय शक्ति है, वैसे लोग जो है बहुसंख्या में है, लेकिन वैसे घर उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध भी है तो फिर वो उनको कोई ले नहीं पा रहा है। भारत के कुल बाजार में इस समय सस्ते घरों की हिस्सेदारी 18% ही है, जबकि 5 साल पहले यह हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी। 18 से 40 मतलब आधे की गिरावट है, आधे से ज़्यादा की गिरावट है। इसी तरह ब्रांडेड सामानों की बाजार में हिस्सेदारी बढ़ रही है और एक्सपीरियंस इकोनॉमी फल फूल रही है। उदाहरण के लिए कोल्ड प्ले एंड सरीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के कंसर्ट महंगे टिकटों पर बिक रहे हैं। पिछले दिनों सबने देखा होगा कि काफ़ी महंगे महंगे टिकट लेके जो है कंसर्ट में लोगों ने भाग लिया। लेकिन वहीं जो सस्ते हैं उनकी कोई जो है पूछ नहीं है। इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो लग्जरी कारें हैं, 4 पहिया वाहन जो महंगे हैं वो तो बिक रहे हैं, लेकिन जो सस्ते हैं, जो कभी एक समय ज़्यादा बिकते थे, उनकी बिक्री घट गई है। 2 पहिया वाहन की भी बिक्री घट गई है। हाँ, ई रिक्शा ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ई रिक्शा कौन खरीदता है, कितने के आता है और कौन खरीद रहा है? ई रिक्शा ज़्यादा बिकने का मतलब ही है कि हमारी आर्थिक दशा खराब है। शहरों में जितने ई रिक्शा बढ़ रहे हैं उससे पता चलता है कि एक तो हमारी जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है वो ध्वस्त हो चुकी है, दूसरे जो लोगों की क्रय शक्ति है, लोगों के पास जो पैसे हैं, जो नौकरी है वो नहीं है, और जो काम धंधे कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुनाफा नहीं है। इस रिपोर्ट को लिखने वालों में से एक सजित पाई है। इनसे बीबीसी ने बात की तो इन्होंने कहा कि जिन कंपनियों ने बड़े पैमाने की ज़रूरतों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया, उनके उत्पाद मिले जुले हैं और उनकी पहुंच प्रीमियम उपभोक्ताओं तक नहीं है। उन्होंने बाजार हिस्सेदारी खो दी है। रिपोर्ट के नतीजे लंबे समय से चली आ रही उस धारणा को बल देते हैं कि कोविड महामारी के बाद भारत की रिकवरी के आकार की रही है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। तो के अंग्रेजी का के होता है, तो उसको जब आप देखेंगे अमीर की रेखा ऐसे जा रही है और गरीबों की रेखा ऐसे जा रही है। तो इस तरह से के आकार की इकोनॉमी बन गई है। भारत में बराबरी बढ़ती जा रही है, गैर बराबरी बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय आय में शीर्ष 10% भारतीयों की 57.7% हिस्सेदारी है। 10% लोग, राष्ट्रीय आय में 10% लोग की जो हिस्सेदारी है वो 57.7% है, करीब 60%, जो कि 1990 में 34% थी। 34 और 57 लगभग आधे का अंतर हो गया है। 90 से और अब में आधे का अंतर हो गया है। निचली आधी आबादी की राष्ट्रीय आमदनी में हिस्सेदारी 22 से गिरकर 15 हो गई है। तो ये सब इस रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हालांकि उपभोग में आई हालिया मंदी केवल खरीद क्षमता में आई कमी के कारण नहीं गहराई है, बल्कि आम जनता की वित्तीय बचत में आई गिरावट और कर्ज में बढ़ोतरी का भी ये नतीजा है। कि मतलब रिपोर्ट ये कह रही है कि बचत खत्म हो गई और लोगों ने कर्ज ले लिया है। तो उस कर्ज जाल में भी लोग फंसे हुए हैं। हम किसानों को, मजदूरों को और ये सब जब देखते हैं, साहूकारों के कर्ज बढ़े हुए हैं, गैर वित्तीय कंपनियों ने ऐसे ऐसे लोगों को फंसा रखा है कि लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। पाई कहते हैं कि भारत के इमर्जिंग या आकांक्षी वर्ग का अधिकांश उपभोग खर्च इसी तरह के कर्जों के बूते हो रहा था और इसे बंद करने का कुछ असर निश्चित रूप से उपभोग पर पड़ा है। यानी कि कर्ज लेके जो घी पी रहे थे अब इस समय बंद कर दिए हैं, तो उससे भी इस पे असर पड़ा है। अल्प अवधि में 2 चीज़ों से खर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक तो रिकॉर्ड फसल उत्पादन, यानी कि किसानों की फसल अच्छी हो गई तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ जाएगी। दूसरा 12 अरब डॉलर की जो टैक्स छूट मिली है, तो इससे कुछ अर्थव्यवस्था में उम्मीद ये देख रहे हैं। जनवरी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में टैक्स देने वाली आबादी के बीच के 50% लोगों की तनख्वाहें पिछले 1 दशक में स्थिर है।
पिछले एक दशक मतलब पिछले 10 सालों से लोगों की तनख्वाहें बढ़ी नहीं है। इसका मतलब है कि वास्तविक अर्थों में उनकी आय आधी हो गई है और महंगाई को जोड़ने के बाद उनकी जो आय है वो आधी हो गई 10 सालों में। 10 साल पहले अगर कोई 40,000 कमा रहा होगा तो महंगाई को देखते हुए आज उसकी स्थिति 20,000 की हो गई है, पैसे नहीं बढ़े हैं। तो ऐसे में खरीदने कौन जाएगा मार्केट में। वित्तीय बोझ ने मध्य वर्ग की बचत को खत्म कर दिया है। आरबीआई ने भी लगातार इस बात को कहा है। भारतीय परिवारों की कुल वित्तीय बचत 50 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इन हालात से पता चलता है कि मध्य वर्ग के घरेलू खर्च से जुड़े उत्पादों और सेवाओं को आने वाले सालों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मरलोस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे क्लर्क, सेक्रेटरी और अन्य रोजमर्रा के काम की जगह लेता जा रहा है। ऐसे में सफेद पोस्ट शहरी नौकरियां पाना मुश्किल होता जा रहा है। सफेद पोस्ट मतलब जो महंगी तनख्वाह वाली नौकरियां होती हैं उनको एआई खाता जा रहा है, आगे खाता चला जाएगा। तो इस तरह से और लोगों की परेशानी सामने आने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में सुपरवाइजरों की संख्या में अच्छी खासी कमी आ गई है। सुपरवाइजरों को अच्छा वेतन मिल जाता है, लेकिन उनकी भी संख्या कम हो गई है। यह भी कहा गया है कि इस तरह के तकनीकी विकास की वजह से श्रमिक विस्थापन, लेबर डिस्प्लेसमेंट भारत जैसी सेवा प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। जहां आईटी कार्यबल का एक अच्छा खासा हिस्सा भारत के सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, तो जहां सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है। सर्वे कहता है कि भारत भी एक उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसके कार्यबल के विस्थापन के कारण उपभोग में आने वाली गिरावट के दूरगामी नतीजे होंगे। इससे बुरी स्थिति का अनुमान सच होता है तो यह देश की आर्थिक विकास की पटरी से उतर सकता है, यानी कि आर्थिक मंदी सामने दिख रही है। आप इस रिपोर्ट को नकार सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि अपने आसपास देखेंगे, तमाम तथ्यों को देखेंगे तो इसको नकार नहीं पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन कह रहे हैं कि सरकारी पूंजीगत खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि और महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 2024-25 में 6.5% की विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी को 7.6% की रफ्तार से बढ़ना होगा। तो आर्थिक सलाहकार हैं, कह सकते हैं, हो सकता है इनकी बात सही भी हो, लेकिन इसका कहीं कोई आधार दिखता नहीं है। सरकारी पूंजीगत खर्च कितना बढ़ाएंगे, क्या होगा, उससे बढ़ेगी या महाकुंभ जो आयोजित किया गया इससे जो बढ़ी, ये कहना बहुत मुश्किल है कि महाकुंभ के आयोजन से, हालांकि कहा जा रहा है कि बड़ी इससे अर्थव्यवस्था में 1% की बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन महाकुंभ एक अनुत्पादक गतिविधि थी और इसमें लोगों ने खर्च किया है लेकिन कमाया नहीं है, कोई ऐसा उत्पादन नहीं किया गया है कि उससे जो है अर्थव्यवस्था में कोई विकास हो। हाँ, लोगों ने अपनी बचत खर्च की है और बहुत सारे लोग इसलिए भी गए क्योंकि यह एक धार्मिक आयोजन था और धार्मिक आस्था की वजह से गए और वहाँ पे पाप पुण्य और इस वजह से गए कि आने वाले समय में उनकी स्थितियाँ सुधर जाएं, आर्थिक स्थितियाँ सुधर जाएं, सामाजिक स्थितियाँ सुधर जाएं, ताकि जो है वो बेहतर जीवन जी सकें। इस उम्मीद और इस आस में भी बहुत सारे लोग गए क्योंकि धार्मिक आस्थावानों की ऐसी विश्वास होता है कि ऐसा करने से उनका जो जीवन है वो सरल शांत हो जाएगा। तो इस उम्मीद में भी बहुत सारे लोग गए। कुछ लोगों ने ऐसे भी गए जो साधन संपन्न थे, उन्होंने खर्च भी किया, लेकिन पेट्रोल डीजल सीएनजी की बिक्री बढ़ जाने से या कुछ लोगों के दांतों से 40-50 हज़ार रुपया कमा लेने से इससे अर्थव्यवस्था में कोई खास लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी थी, जो उत्पादक चीज़ें थी वो लगभग ठप हो गई थी। बहुत
बहुत सारे कारखाने बंद कर दिए गए थे ताकि गंगा का पानी जो है स्वच्छ और निर्मल बना रहे। बहुत सारा पानी गंगा में छोड़ा गया और उसकी वजह से जो है बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ होगा। जब उद्योग बंद रहे तो उनका उत्पादन प्रभावित रहा होगा, बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला होगा। ट्रकों का आवागमन इस क्षेत्र में पूरा एकदम जाम रहा पर लगभग 45 दिनों तक, तो उससे बहुत सारा कच्चा माल कारखानों को नहीं मिला होगा, उनका जो उत्पादित माल था वो दूसरी जगह नहीं जा पा रहा होगा। तो इसके अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान ही ज़्यादा दिखता है, फ़ायदा नहीं दिखता है। लेकिन आर्थिक सलाहकार हैं, कह सकते हैं कि ऐसा होगा। और लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता या इससे कोई लाभ दिख रहा होता तो शेयर मार्केट इस तरह से डुबकी नहीं लगाता। अभी कल ही है निफ्टी जो है 29 साल में पहली बार इतना नीचे चला गया है कि 29 साल पहले जितना नीचे गया था वो निफ्टी उतना नीचे चला गया। और जो वैसे जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वो भी जो है 1414 अंक की गिरावट उसमें दर्ज की गई। कहा जा रहा है कि ये सब टैरिफ वार की वजह से है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के जो है ये स्थिति आई है। टैरिफ को लेके एक टैरिफ वार पूरी दुनिया में छिड़ा हुआ है। ट्रंप हर देश पे टैरिफ लगा रहे हैं, भारत पे भी लगा रहे हैं। तो एक भगदड़ सी, खलबली सी मची हुई है पूरी अर्थव्यवस्था में कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में भारत के बाजार से भी विदेशी पूंजी निवेशक अपनी पूंजी लेके चले जा रहे हैं और उसमें उसकी वजह से ये गिरावट है। और घरेलू पूंजी भी उसमें डूबती चली जा रही है, निवेशक डूबते चले जा रहे हैं। इसी माह 40 लाख करोड़ रुपए पूंजी घट गई है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। कि इस महीने निफ्टी 13,383.7 अंक या 5.88% गिरा है। एक महीने में 5.88% गिर गया है। 10 साल से मार्च में 7 बार तेजी में रहा निफ्टी, लेकिन जो है गिरावट भी 40 लाख करोड़ की रही है और 15.6% की गिरावट निफ्टी में रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अपने 52 हफ्ते के शीर्ष से अब तक 15.6% टूटा है। यह पिछले साल सितंबर से 26,000 के पार पहुंच गया था। तब से अब तक निफ्टी मिड कैप 150 से 21.1% से, स्मॉल कैप 150 से 15.15% और मिड कैप इतने से 26.15% गिर गया है। तो ये खबर छपी हुई, आप इसको देख सकते हैं कि शेयर बाजार का क्या हाल है। जो इसमें पैसे लगाए हुए हैं, जो निवेशक हैं, वो जान रहे हैं कि क्या उनकी दुर्गति हुई है। तो अगर कहीं से भी अर्थव्यवस्था में अच्छे संकेत मिल रहे होते तो इस तरह की गिरावट नहीं देखने को मिलती। आप इस खबर को पढ़ सकते हैं और यहाँ इनकी आप सलाह देख सकते हैं। और एक दूसरी रिपोर्ट ये है जो आप देख सकते हैं, विश्व बैंक क्या सलाह दे रहा है। विश्व बैंक सलाह दे रहा है कि भारत को उच्च आय वाला देश बनाने के लिए 7.8% विकास दर की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप उच्च आय वाला देश बनना चाहते हैं तो आपकी विकास दर 7.8% होनी चाहिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 24-25 में 6.5% की विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। यानी कि हम 6.5% भी विकास दर हासिल नहीं कर पा रहे हैं और हमें चाहिए लगभग 8% की विकास दर। 7.8 दर की से जो हमें बढ़ना होगा, तब भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने के लिए औसतन 7.8% की रफ्तार से वृद्धि करनी होगी, विश्व बैंक कह रहा है। साथ ही ये कह रहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के साथ भूमि और श्रम बाजारों में भी सुधार करने होंगे। विश्व बैंक ने शुक्रवार को जारी इस रिपोर्ट में पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना में 2000 से लेकर 2024 के बीच भारत की औसत वृद्धि दर 6.3% रहने को मान्यता देते हुए कहा है कि भारत को पिछली उपलब्धियां उसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं।
का कहना है कि आधार तो प्रदान करती हैं, 6.3% की दर से बढ़ रहे हैं और 7.8% की दर से बढ़ेंगे तो ये पा जाएंगे। लेकिन जो जैसे हालात हैं, जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और इन सब को देखते हुए तो चुनौतियां हैं और गंभीर चुनौतियां हैं। इसको पार पाना होगा, इससे निपटना होगा। कमियों को रेखांकित करके अगर उसको हम जो है व्यवहारिक तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करें तो पाया जा सकता है। क्यों नहीं पाया जा सकता? हर असंभव कार्य हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको उस तरीके से करना होगा। जो कमियां हैं उनको रेखांकित करते हुए आगे बढ़ना होगा। नमस्कार।